डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैनेजमेंट की इस क्लास में आपका फिर स्वागत है। इस यूनिट का सिलेबस आपने देख लिया होगा। कम्युनिकेशन के बेसिक कंसेप्ट और प्रोसेस की बात अपन ने की थी, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आता, हम उसके आगे की बात नहीं कर सकते। जो मॉडल्स है उसकी बात नहीं कर सकते या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, या कम्युनिकेशन के अंदर रुकावटें क्या आती है, बाधाएं क्या आती है। तो जब तक अपने को उसका रास्ता पता नहीं है, प्रक्रिया पता नहीं है, अपन शायद उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहला काम अपन ने प्रोसेस का किया। नो डाउट वो थोड़ा लेंदी था, बट आई होप सो कि आपने पेशेंस रख करके उसको शायद सुना होगा। आज अपन सिलेबस में जो मीनिंग या इंट्रोडक्शन के बाद में लिखा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी बात करेंगे। जो किताब आपको शुरुआत में दिखाई थी, जो आप लोगों के पास में शायद इजीली एक्सेसिबल है, ऐसा मुझे पता चला है, तो उसमें तीसरे चैप्टर में ये सारी डिटेल्स है जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। चूँकि ये स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा उससे परहेज हो, एतराज़ हो, लेकिन जो इस इंटरनेट वर्ल्ड में जो इजीली एक्सेसिबल है, चूँकि मैं ग्राफिक्स का मास्टर नहीं हूँ, इसलिए इस ऑनलाइन सीरीज को थोड़ा सा आप लोगों के लिए एट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इधर उधर से ढूंढ करके लाता हूँ। चाहे वो slideshare.net है, चाहे स्लाइड वर्ड है, चाहे स्क्राइब्ड है, चाहे गूगल है, या और भी बहुत सारी साइट्स हैं। अच्छी साइट्स हैं पढ़ने के लिए, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स क्लब भी है, बहुत सारी किताबें इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। इफ़ यू विश टू रीड, न भी पढ़ना चाहें तो कम से कम एक बार देखें ज़रूर। तो जब हम कम्युनिकेशन के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो एक बड़ा बिजनेस हाउस जो होता है उसको हम कॉरपोरेट कहते हैं। उसमें सब तरह के कम्युनिकेशन इंक्लूड हो जाते हैं, आ जाते हैं, इसलिए हम उसको कॉरपोरेट कम्युनिकेशन या निगमीय संचार कहते हैं, जो इस चैप्टर के टाइटल पे लिखा हुआ था। जब हम एक बड़ा व्यापार करते हैं, एक बड़ा कॉरपोरेट चलाते हैं, एक मल्टीनेशनल चलाते हैं, आप इंटरनेट पर जाएं और दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ढूंढने की कोशिश करें, शायद आपको 125 से लेकर के 140 देशों में काम करने वाली भी एक बड़ी कंपनी मिल जाएगी। एक कंपनी है दुनिया के 125 से 140 देशों में काम कर रही है। आप उम्मीद कर सकते हैं कितना बड़ा व्यापारिक संगठन होगा। तो ऐसे विशाल व्यापारिक संगठनों के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, बातचीत यानी कि संप्रेषण कैसे होता है, संदेश वाहन कैसे होता है। तो जब बड़े व्यापारिक संगठन हम चलाते हैं तो दो तरह की कम्युनिकेशन है। एक संगठन से बाहर के लोगों के लिए कम्युनिकेशन, और एक संगठन के अंदर, संगठन के भीतर काम करने वाले लोग, संगठन के भीतर काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी,
शोधकर्ता, ऑडिटर, वकील, इन सब से बात करना। जब बाहर की बात करते हैं तो बाहर के अंदर कस्टमर्स हैं, दूसरे व्यापारी जो हमारे व्यापारिक संगठन से जुड़े हुए हैं, सरकार है, न्यायालय है, प्रेस है, मीडिया है, ये सब एक्सटर्नल कम्युनिकेटर्स हैं। तो मोटे तौर पर हम संवाद दो तरह से करते हैं, घर के अंदर और घर से बाहर, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फिर दूसरा एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन समझने के लिए एक सुंदर शब्द है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। चूंकि कम्युनिकेशन की बात चल रही है इसलिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। जब एक व्यक्ति खुद से ही बात करता है, बहुत हास्यास्पद है ना, मजाक लगती होगी आपको कि व्यक्ति खुद से बात करता है। जी हाँ, आप भी शायद गौर करें, अपने आप से बात करते हैं, कई बार करते हैं, दिन में भी शायद कई बार करते हैं। और दूसरा, आप दूसरे किसी व्यक्ति से या व्यक्तियों से या व्यक्तियों के समूह से बात करते हैं, वो इंटरपर्सनल है। जब दो व्यक्ति यानी कि सेंडर और रिसीवर अलग अलग है तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। और जब व्यक्ति खुद से ही बात करता है, दिल और दिमाग को एक करने की कोशिश करता है, तो इंट्रापर्सनल है। कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उसको इस तरीके से भी कुछ किताबों में मिलेगा, इंटरपर्सनल, एक्स्ट्रापर्सनल, पब्लिक कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जैसा मैंने अभी आपको कहा। तो जब व्यक्ति खुद से बात करता है तो सबसे छोटा, यानी सबसे कम्युनिकेशन के जो धरातल की बात करें कि आप किससे बात कर रहे हो, खुद से कर रहे हो तो वो इंट्रापर्सनल। किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हो या कुछ व्यक्तियों से बात कर रहे हो तो इंटरपर्सनल। क्लास में बात कर रहे हो, 25-30 स्टूडेंट्स से बात कर रहे हो, 25-30 कर्मचारियों से बात कर रहे हो, 25-30 समाज के कुछ लोगों से बात कर रहे हो, श्रम संगठन से आए हुए कुछ लोगों से बात कर रहे हो, ग्रुप। और जब आप नेताओं को देखते हो, हजारों और लाखों की भीड़ को जब हम बात करते हैं, या मैं अनदेखे किसी पाठक या श्रोता से बात कर रहा हूँ, मुझे न जाने सुनने वाले कितने लोग होंगे, मेरी लिखी हुई चीज़ को पढ़ने वाले न जाने कितने अनगिनत लोग होंगे, तो वो मास कम्युनिकेशन है। तो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप, बिग ग्रुप और मास कम्युनिकेशन ऐसे चलता है। इंट्रापर्सनल, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आदमी खुद का खुद से बात करना। चित्र कितना सुंदर है, बंदर कांच हाथ में लेता है तो उसको एक दूसरा परछाई दिखाई देती है, वो ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन है, मैं तो नहीं हूं, कौन है। तो व्यक्ति खुद से बात करता है, मिरर इमेज जिसको हम बोलते हैं, स्वयं से बात करता है। तो स्वयं में किससे बात करना, मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, करना है, नहीं करना है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन निर्णय दिमाग करता है। इसलिए आप चिंतन करते हैं, खुद से ही पूछते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और निर्णय करते हैं। ये इंट्रापर्सनल है। वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, मैंने शायद पहले भी कहा था, कभी समय मिले तो कुछ देर के लिए आंखें बंद करके अपने आप को अंदर से देखिए।
जो विचारों का एक वेग चल रहा है, हवा चल रही है, उसको देखिए। जब देखोगे तो शायद बात भी करने लग जाओगे, चिंतन शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना। इसमें अगर मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को याद करने की कोशिश करूं तो सेंडर, मैसेज का इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर और डिकोडिंग। तो इसमें भेजने वाले भी आप हो, रिसीवर भी आप हो, प्रापक भी आप हो, लेकिन शरीर के अंग अलग हैं। भेजने वाला शरीर का कोई भी अंग हो सकता है, लेकिन रिसीवर हमेशा आपकी ब्रेन है, आपकी रैम है। और चूंकि वही रिसीवर है, इसलिए फीडबैक भी वही देता है। बहुत इंट्रापर्सनल जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी अच्छी बातें भी है, और जब बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो तो गड़बड़ भी है। अच्छा तो ये कि आप सेल्फ अवेयर रहते हैं, आपका खुद का अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं, आपको आत्मविश्वास रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर इंट्रापर्सनल है, खुद से ही हर वक्त बात करने लग जाते हैं, तो वो गड़बड़ है। उससे आपके डिसीजन नहीं हो पाएंगे या गलत होंगे, कुछ गलत धारणाएं बनती जाएगी, और कुछ हो सकता है नकारात्मकता भी आ जाए। इसलिए इतना भी नहीं करना। करना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि सुबह कुछ देर के लिए ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। दैट्स ओनली फॉर फ्यू मिनट्स। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपसे कहा कि हम बाहर लोगों से बात करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, कस्टमर से भी बात करते हैं, क्लाइंट से भी बात करते हैं, पब्लिक से भी बात करते हैं, और घर में अपने कर्मचारियों से, अपने अलग अलग ऑफिस में काम करने वाले लोगों से बात करते हैं। तो वो किस तरह से चलेगा उसको अपन आगे देखेंगे। संप्रेषण के जो प्रकार हैं, जब हम संगठन के अंदर बात करते हैं तो नॉर्मली वो औपचारिक संप्रेषण होता है, फॉर्मल होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, औपचारिक कर रहा हूं, मेरा और आपका संबंध औपचारिक है। चूंकि मैं आपसे बात दूर बैठ करके कर रहा हूं, इसलिए मौखिक भी कर रहा हूं, साथ ही साथ आपको कुछ लिखा हुआ, कुछ चित्र बने हुए, वो भी साथ में दिखा रहा हूं, लिखित है वो। लेकिन जब आप अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ बात करते हैं, क्लास में क्लासमेट्स से बात करते हैं, चलती हुई गाड़ी में जब आप सफ़र कर रहे हैं तो कहीं गाड़ी में बैठे हैं और अपने सह यात्रियों से बात कर रहे हैं, बाज़ार में किसी दुकानदार या चाय वाले से बात कर रहे हैं, अनौपचारिक है वो। संगठन में काम करने के लिए अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के अलग अलग स्तर होते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन की दिशा क्या रहती है? नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे चल रहा है, समतल चल रहा है, विकीर्णीय चल रहा है, तो उसके आधार पर इसके प्रकार हैं। शुरुआत करते हैं अपन फॉर्मल और इनफॉर्मल से। फॉर्मल का मतलब जहां हम किसी औपचारिक संगठन में बात कर रहे हैं। औपचारिक संगठन का मतलब जहां किसी भी काम को करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ नियम है, कुछ बात करने का तरीका तय है। जैसे घर से शुरुआत करें, घर भी, यानी घर में परिवार को मैं अगर कहूँ तो अप टू सम एक्सटेंट वो भी एक फॉर्मल है। माँ और पिताजी सम्माननीय हैं, बड़े भाई बहन हमारे लिए सम्माननीय हैं। हम उनसे बात करते समय हल्के शब्दों में या मजाक के शब्दों में बात नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए।
भले ही आपका कितना भी, या किसी शिक्षक से बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं, शिक्षक से बात करते हैं, बात करने का तरीका है, नियम है, औपचारिकता है। हमें औपचारिक रह करके बात करना पड़ता है। वह अपनी इच्छा से दोस्तों के साथ बात करने वाले शब्दावली का उपयोग करके बात नहीं कर सकते। शिक्षक भले ही आपका कितना ही अच्छा ख्याल रखता हो, मित्रवत व्यवहार रखता हो, लेकिन शिक्षक मित्र नहीं है। हाँ, वो मित्रवत व्यवहार आपसे करता है। टीचर कैन ट्रीट फ्रेंडली, ताकि आपको अपनापन लगे, आपको बात करने में सरलता और सहृदयता रखे। बट टीचर कैन नॉट बी ए फ्रेंड, लेकिन शिक्षक मित्र नहीं है। मर्यादा में रहना ही पड़ेगा। फॉर्मल है, इनफॉर्मल, जहाँ कोई नियम नहीं है, मर्जी आए जैसे बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अनौपचारिक है, कोई नियम नहीं है। जो इनफॉर्मल होता है उसका कम्युनिकेशन का जो तरीका है, संगठन के अंदर हो चाहे संगठन के बाहर हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं पर भी हो सकता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन लंच हुआ, साथ में बैठ कर के खाना खा रहे हैं, टी ब्रेक हुआ, चाय पी रहे हैं, या एक दूसरे के घर पर किसी फंक्शन में जा रहे हैं, उस वक्त आप जो कुछ भी बात कर रहे हो, खाना खाते समय या साथ में बैठ कर के चाय पीते समय, या किसी साथ में काम करने वाले कर्मचारी के घर पे कोई उत्सव में गए, वहाँ पर जो कुछ भी बात है वो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता, वहाँ कोई मर्यादाएं नहीं है। ऐसा कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संचार सीधे सीधे भी चल सकता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ABCD ऐसे चल सकता है। लेकिन जब मित्रों में बैठ करके बात करते हैं, गपशप करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, तो कोई एक सुनता है, वो आगे से आगे उस बात को पहुंचाता रहता है। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेटवर्क है, ये और गॉसिपिंग दोनों ही, एक अंगूर की जो आपने कभी बेल देखी और उसके ऊपर जो अंगूर लगते हैं, तो अंगूर का जो गुच्छा है, वैसे बात फैलती है। और जब बात फैलती है तो उसी को अपन रूमर कहते हैं, अफवाह कहते हैं। अफवाह ऐसे ही फैलती है। किसी एक ने दूसरे से बात करते हुए सुना या बात कही, और वो आधे घंटे के अंदर पूरे गांव में फैल जाती है। रूमर से, अफवाह है। व्हाट्सएप पर कोई एक मैसेज आया, भ्रामक लेकिन चटपटेदार है, मसालेदार है, तुरंत आप उसको ग्रुप में भेजते हो, और ग्रुप में जो भी सदस्य हैं वो तुरंत आगे से आगे भेजते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। और बाद में पता चलता है थोड़ी देर से कि तो अफवाह थी। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। क्लस्टर, अलग अलग मोहल्ले से 2-4 लोगों को बुलाना, सबके साथ बातचीत करी, और वो मोहल्ले वाले अपने मोहल्ले में जाकर के वापस अपने लोगों से बात करें, अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से बात करें, वो क्लस्टर है। तो ये जो अनौपचारिक संप्रेषण है, ये मूल रूप से मौखिक ही होता है, लिखित बहुत कम होता है।
मनुष्य का स्वभाव मूल रूप से कहानी सुनने और कहने का है। युवाल हरारे इज़राइल के एक बहुत युवा लेखक हैं। कभी उनकी किताब आपको पढ़ने को मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना। मानव सभ्यता के ऊपर उसने बहुत अच्छा रिसर्च किया और किताब लिखी है, सैपियंस। बहुत अच्छे से लिखता है वो, सदियों से। हम इस मानव समाज की जब से भी उत्पत्ति माने, हजारों या लाखों साल से, मनुष्य का मूल स्वभाव कहानी सुनने और कहने का है। इसलिए जब भी कोई कुछ कहता है तो अपने को कितना मज़ा आता है, कितना इंटरेस्ट आता है। अरे वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रही थी। वी ऑलवेज टेक द इंटरेस्ट, क्योंकि वो घटना हो चाहे कोई भी बात हो, उसको कहानी के रूप में जब प्रस्तुत करता है तो अच्छा लगता है। इसलिए अनौपचारिक संप्रेषण जो है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो मूल रूप से मौखिक है। और जब मौखिक कोई बात अपने को कहनी है या आगे पहुंचानी है तो वो कहानी के रूप में बहुत आसानी से सुनने में भी कर्णप्रिय लगती है, अलर्ट भी रहते हैं, सुनते भी ठीक से क्योंकि रुचि आती है, और सुनाने में भी मजा आता है। इसलिए अनौपचारिक संप्रेषण जो है वो मूल रूप से मौखिक होता है। सामान्य रूप से आमने सामने बैठ कर के किया जाता है, और चूंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया इसलिए फ़ोन पे भी करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग पे भी करते हैं, स्काई ऐप है उस पे भी करते हैं, जूम पे भी करते हैं। और चूंकि मैंने कहा कि ये कहानी आधारित कम्युनिकेशन होता है, चटकारे ले ले करके हम बात कहते हैं, इसलिए वो आगे से आगे फैलती है। जो सुनता है ना उसको भी कहने में मजा आता है। इसके लाभ ये हैं कि इसमें औपचारिक रूप से भेद नहीं रहता कि वो बड़ा है कि छोटा है, उम्र का भी भेद नहीं रहता। इस तरह से कहानी सुना करके अगर जब हम कोई सूचना या समाचार पहुंचाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और इसमें जो फोक है, लोक मत या लोक गीत या लोक मान्यताएं, इसको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन इसके दोष जो अगर हैं तो केवल दो हैं। अच्छी बातें तो चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ गलत बातें भी बहुत तेज गति से फैलती है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है और हम उस कहानी को जब कहीं कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दंगा हो गया है। आजकल जो अफवाहें फैलती है दंगों को लेकर के, सामुदायिक तनाव को लेकर के, या कोरोना को भी लेकर के भी बात करें, अफवाह बहुत फैलती है और इस अफवाह को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। इट्स टू टफ। जब एक बार अगर वो चल पड़ती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये इसका ड्रॉबैक है, इसकी कमजोरी है। आप लोग शायद अनौपचारिक संप्रेषण में बहुत ही होशियार और निपुण भी हैं। बचपन से लेकर के अब तक अनौपचारिक संप्रेषण के बारे में न चाहते हुए भी आपको ट्रेनिंग मिल गई, उसके अनुभव भी ले लिए।
फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक, आपका औपचारिकता का पहला औपचारिक संगठन परिवार। इसलिए आप देखिए, जब छोटे थे कुछ सीखना शुरू किया तो जब भी आप थोड़े थोड़े सीखना आरंभ किया तो घर में अभिभावक आपसे कहते थे, माँ पिताजी जब भी घर में कोई मेहमान आता था, प्रणाम करो, अभिवादन करो। ये औपचारिक अभिवादन है, औपचारिकता है। घर पे कोई भी बड़ा मेहमान आएगा, बड़ा आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। और जोधपुर या मारवाड़ के अंदर तो बहुत ही आदर सत्कार की बहुत ही अच्छी परंपराएं हैं। पधारो सा, औपचारिकता है। बैठते ही हम उससे कुछ पूछते हैं, खाने पीने के लिए, चाय के लिए, मिठाई के लिए, औपचारिकता अवश्य है। तो औपचारिकता है। अनौपचारिकता में भी अनौपचारिकता है। क्लास में, स्कूल में गए, स्कूल में जाते ही आपका औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ हो गया। क्लास में बैठना है, पंक्ति से बैठना, लाइन बना करके। क्लास में जब भी शिक्षक आते थे, टीचर आते थे, सब खड़े होते थे। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं और आपको कुछ प्रश्न पूछना होता है तो ऐसे ही बैठे बैठे नहीं पूछते, हाथ खड़ा करते थे। जब शिक्षक आपको अनुमति देता था तब आप बोलते थे, खड़े होकर के बोलते थे। यह औपचारिकता है। तो औपचारिक संप्रेषण कैसे हो? औपचारिक संप्रेषण संगठन के अंदर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारियों की तरफ, मैनेजमेंट के लेवल्स की बात करें तो टॉप लेवल से मिडल लेवल, मिडल लेवल से बॉटम लेवल की तरफ चलता है। या उल्टा भी चल सकता है, नीचे से ऊपर भी चल सकता है। लेकिन जब भी हो, चाहे ऊपर से नीचे चल रहा है, चाहे नीचे से ऊपर चल रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल, खड़ा। जब समान स्तर के लोग आपस में बात करते हैं, इक्वल, तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, समतल। लेकिन जब एक डिपार्टमेंट का अधिकारी और दूसरे डिपार्टमेंट का कर्मचारी बात करे तो वहां कौन बनता है? अगर रेखा खींचे तो वहां कौन बनता है? इसलिए उसको विकीर्णीय, डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। औपचारिक संगठन में जो औपचारिक कम्युनिकेशन होता है, उस औपचारिक संप्रेषण के अंदर अच्छी बातें क्या है? जो आपने नियम के तहत जो संप्रेषण किया है, संगठन की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए किया, संगठन के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया, तो वो सबसे पहली बात तो ये, वो ज़्यादातर लिखित में है। मौखिक कम है, मौखिक भी होता है लेकिन अधिकतर लिखित में। आपको स्कूल में, कॉलेज में, चाहे वो फीस जमा कराने से संबंधित है, फॉर्म जमा कराने से संबंधित है, कार्यक्रम से संबंधित है, सूचना लिखित में दी जाती है, नोटिस बोर्ड पे लगती है। नो डाउट, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो कोई सहायक कर्मचारी लेकर के आता है नोटिस, तो वो टीचर पढ़ करके भी सुनाता है, आपको बताता है कि भाई अमुक अमुक तारीख को इतने इतने बजे ये कार्यक्रम होगा या आपको ये काम करना है। तो साधारण रूप से औपचारिक संगठन में औपचारिक संप्रेषण लिखित में होता है। और चूंकि वो लिखित में है, और जब आप लिखते हो तो निश्चित रूप से अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, अगले को ठीक से समझ में आवे उसको ध्यान में रखते हुए लिखोगे तो उसको आप अच्छे से रिसीव करते हो, भूलते भी नहीं हो। सुनी हुई बात तो भूल जाते हैं। सुनी हुई बात का रिटेंशन, यानी उसका ठहराव, उसकी मेमोरी बहुत कम है। 1 घंटे के अंदर हम 70% बातें भूल जाते हैं और 24 घंटे के बाद लगभग 90% बात भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर मौखिक भी है तो उसको रिपीट करो, रिवाइज करो, ताकि वो याद रहे। तो
लिखित में संप्रेषण होगा, सरल शब्दों में होगा और लिखित में होगा, इसलिए हमेशा हमारे पास में एक रिकॉर्ड के रूप में रहेगा। जब वो रिकॉर्ड के रूप में रहेगा तो कभी भी कोई झंझट होगा, कभी भी कोई विवाद होगा, तो उस विवाद को हल करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज होगी। तो उचित है, प्रभावशाली है, निश्चित है, सोच समझ करके लिखूंगा तब। और अगर मैंने लिख भी दिया और लिखने के बाद लगा कि परिस्थितियां ठीक नहीं है या लोग इसको ठीक से नहीं समझ रहे हैं, तो मैं उसको रद्द भी कर सकता हूं, ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां हैं। बातें करना आसान होता है, सुनना भी आसान होता है, लेकिन अगर अभी कहा जाए कि लिखो, इट्स टफ, क्योंकि बहुत सोच समझ करके लिखना पड़ता है। शब्दों के बारे में भी ढूंढना पड़ता है, शब्द ढूंढ करके शब्दों को पिरो करके लिखना, इट्स टफ टास्क, थोड़ा कठिन है। जब मैं लिख भी दूं तो कई बार भाषा इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि पढ़ने वाला उसको ठीक से समझ सके, संभव नहीं है। तो कई बार उस पढ़ने वाला व्यक्ति उस लिखी हुई चीज को पढ़ते समय अपने तरीके से उसका अर्थ निकाल लेता है। कई बार द्विअर्थी शब्द का भी उपयोग हो जाता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, आपको समझ में कुछ और आ जाता है। तो औपचारिक में जो लिखित सूचनाएं हैं उसको बारे में थोड़ा झंझट रहता है। सूचना लिखित में है, नियम से है, कानून कायदों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए वो धीरे धीरे चलती है। एक एक कदम चलने में उसको बहुत वक्त लगता है। सरकारी तंत्र में कहते हैं ना, फाइल चलती है, चलते चलते महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय करता है वहां तक वो फाइल नहीं पहुंचती। ये जो नौकरशाही है, लाल फीताशाही है, उसमें भी इस औपचारिक संप्रेषण का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो सूचनाओं को दबा करके बैठ जाते हैं, सूचनाओं को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो इसमें कई बार नौकरशाही बढ़ जाती है। जो अधिकारी होते हैं वो सूचनाओं को फिल्टर करते हैं, रोक देते हैं, सेंसर कर देते हैं। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। जब हम औपचारिक संप्रेषण की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया कि वो अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच का संप्रेषण है, इसलिए वो सीधा सीधा लंबवत रूप से भी चल सकता है, वो समतल रूप से भी चल सकता है, वो विकिरणीय भी चल सकता है। जब आपका कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, एक छोटे पद के कर्मचारी से वो धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ता है, निर्णय करने वाले शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचता है। जैसा कि ग्राफ आपको बता रहा है, पिक्चर आपको बता रहा है। ये पिक्चर आपने 11th-12th में कहीं न कहीं देखी होगी। तो अगर मेरा कम्युनिकेशन नीचे से बॉटम लेवल से टॉप लेवल की तरफ जा रहा है, जैसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, मांग है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऊपर की तरफ उठ रही है बात, इसलिए उसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी। अपवर्ड मूवमेंट है उस इंफॉर्मेशन का, इसलिए वो अपवर्ड है या ऊर्ध्वमुखी है। ये नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से और ऊपर की तरफ बढ़ती है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। लेकिन अगर बात नीचे के पद से ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो उसको हम अर्धमुखी संप्रेषण कहेंगे। शिकायत नीचे के स्तर से होती है, सुझाव भी नीचे के स्तर से आते हैं, प्रार्थना भी नीचे के स्तर से आती है, साधनों की मांग भी नीचे के स्तर से आती है। कोई काम आपको दिया किसी ने, उसमें कोई कठिनाइयाँ आ रही है तो भी वो नीचे के स्तर पर आती है।
इन सब चीज़ों को आप नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। जो ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है, इस अपवर्ड कम्युनिकेशन में अधिकारी खुद कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने सुझाव दे, अपनी बात संगठन में अपने शीर्ष अधिकारियों को बताए, डरे नहीं। इसके तहत अधिकारी लोग अपने कर्मचारियों के साथ कई बार 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार मीटिंग्स भी लेते हैं, पीरियडिकल मीटिंग। ओपन डोर पॉलिसी, कई बार जिला प्रशासन में आप जाएंगे, बहुत सारे अधिकारी दरवाजे खुले रखते हैं, कोई भी आओ आ सकता है, सुझाव दे सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपनी समस्या बता सकता है, ओपन डोर है। कई जगह आपने देखा होगा, स्कूलों में भी देखा होगा, कॉलेज में भी देखा होगा, जैसे ही आप कॉलेज में घुसते हैं या स्कूल में घुसते थे, जो आपका एंट्रेंस है उसके आसपास या प्रिंसिपल रूम के बाहर एक सजेशन बॉक्स लगा हुआ है या कंप्लेन बॉक्स लगा हुआ है। आपसे सजेशन लिए जाते हैं, आपसे कंप्लेन भी पूछी जाती। कई बार आदमी कंप्लेन करते समय डरता है कि मेरा पता चल जाएगा तो अधिकारी मेरे से बदला लेगा, इसलिए सजेशन बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स। कई बार कुछ चीजें संगठन में बदलती है तो नीचे के कर्मचारियों का हमें सहयोग चाहिए होता है, लेकिन वो सहयोग करने को इमीडिएटली तैयार नहीं होते, क्योंकि जब परिवर्तन आता है कोई भी काम को करते समय, अगर कहें कि साहब आज के बाद आपको क्लास में नहीं पढ़ना है न पढ़ाना है, आपको तो ऑनलाइन पढ़ना और पढ़ाना है, परिवर्तन हो गया पढ़ने और पढ़ाने में, तो उसको लेकर के मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। ये सारे के सारे अपवर्ड कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन की कुछ अच्छी बातें भी हैं। आपकी बात जो वास्तव में सही है वो आप तक ऊपर तक पहुंचती है। सजेशन मांगे जाते हैं तो सजेशंस भी जब अगर मैनेजमेंट को मिलेंगे, अधिकारियों को मिलेंगे, तो आपका अगर कोई सजेशन मान लिया जाएगा या आपके सजेशन में से कुछ बात मान ली जाएगी तो आपको क्या लगेगा, अरे यार मेरा दिया हुआ सजेशन कितना अच्छा था, कंपनी ने मान लिया, आज सारा काम उसी पे हो रहा है। आप उस काम में कितना अच्छे से इन्वॉल्व हो जाओगे, शामिल हो जाओगे, तो पार्टिसिपेशन, कॉपरेशन बढ़ता है। इसी तरह से डाउनवर्ड, जैसे अपवर्ड है उसका उल्टा, ऊपर से चीजें धीरे 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 नीचे आती है। ऐसा कैसे होता है? शीर्ष मैनेजमेंट ने जो निर्णय किया है वो बॉटम लेवल तक पहुंचाना है। तो टॉप लेवल के मैनेजर जो होते हैं, ऊपर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो लेकर के तो क्लर्क तक नहीं आएगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन है, सेक्रेटरी के थ्रू, जनरल मैनेजर के थ्रू, असिस्टेंट मैनेजर के थ्रू, सुपरवाइजर के थ्रू क्लर्क तक पहुंचता है या बॉटम लेवल एम्प्लॉय तक पहुंचता है, फ्लोर लेवल पर पहुंचता है, ऊपर से आ रहा है। इसको बोलते हैं अधोमुखी, मुंह नीचे करना पड़ता है। मुख का मतलब मुंह, अधो का मतलब नीचे, और जब मुंह ऊपर करते हैं तो उसको बोलते हैं अपर, ऊर्ध्व। तो ये अधोमुखी संप्रेषण है, नीचे की तरफ चलता है। इसमें जो हायरार्की है,
अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंधों की जो हायरार्की है, श्रृंखला है, उसका ध्यान रखा जाता है। धीरे धीरे चीज़ें नीचे पहुंचती है, सामान भी ऊपर से नीचे की तरफ से कई बार पहुंचता है, तो उसमें जो भी संगठन की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, निर्देश है, वो सबको समान रूप से उसकी जानकारी मिलती रहती है और उसकी समान रूप से क्रियान्वयन होता रहता है। समतल, क्षैतिजीय, समतल का मतलब जमीन कैसी है, समतल है, जिसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, एक जैसा तल। तो संगठन के अंदर समतल का क्या मतलब, संगठन में समतल का मतलब है समान स्तर के अधिकारी। जैसे मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए, बी, सी और डी, चारों के 4 मैनेजर हैं, उसमें असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, कोई सुपरवाइजर भी होगा, फॉरमैन भी होते होंगे, लेकिन चारों डिपार्टमेंट के मैनेजर जब आपस में बात करेंगे, या चारों डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर जब आपस में बात करेंगे, या चारों डिपार्टमेंट के फोरमैन जब आपस में बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं समतल या क्षैतिजीय संप्रेषण। इसमें समन्वय रहता है, टू कोऑर्डिनेट, किसी भी चीज़ को लेकर के जब कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, आपस में समन्वय या सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तो समान स्तर के अधिकारी आपस में बात करते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, साधनों का उपयोग अच्छे से होता है। डायगोनल, कोणीय, एक डिपार्टमेंट का अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट के नीचे वाले अधीनस्थ कर्मचारी से सीधे बात करता है, कोण बनता है, चाहे वो 45 डिग्री का बनता है, चाहे वो 120 डिग्री का बनता है। उसको हम बोलते हैं विकीर्णीय। ये कुछ आपातकालीन परिस्थितियों में औपचारिक सिस्टम है, उसको छोड़ करके सीधे बात कर लेते हैं, तो डायगोनल है। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। तो वो दिशा के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। अब हम बात कर रहे हैं कि संप्रेषण कैसे किया जाता है, कौन से चीज़ों का उपयोग करते हुए करते हैं। तो सामान्य रूप से संप्रेषण, कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब इतनी देर से मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, तो शब्दों और भाषा का उपयोग करके ही तो कर रहा हूं, मौखिक कर रहा हूं, लेकिन शब्दों और भाषा का उपयोग करके कर रहा हूं, चाहे वो हिंदी है और चाहे वो अंग्रेजी है। लिखित में भी करूंगा तो शब्द लिख करके ही तो वाक्य बनाऊंगा या कुछ आदेश संदेश बनाऊंगा। तो वर्बल, जब शब्दों का उपयोग बोल करके या लिख करके किया जाए और मेरी बात अगले व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, तो उसको बोलते हैं शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल। मैं बोलूं नहीं, लिखूं भी नहीं, यानी शब्दों का प्रयोग नहीं करूं, फिर भी मुझे कम्युनिकेशन करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़्यादातर हम हमारे जीवन में जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, उसमें नॉन वर्बल का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। कैन यू बिलीव कितना होगा? अगर मैं आपसे आगे के पाठ पढ़े बिना अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि हम जो कुछ भी जीवन में बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे को अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें शब्दों का और बिना शब्दों का, वर्बल और नॉन वर्बल का रेशियो क्या होता होगा? 50-50 होता है कि 60-40 होता है, 30-70 होता है, क्या होता है? इट्स इंटरेस्टिंग, सोचो। हम अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? बोल करके भी, अभिव्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब है व्यक्त करना या अभिव्यक्त करना। हम बोल करके करते हैं तो उसको मौखिक कम्युनिकेशन करते हैं, लिख करके करते हैं तो लिखित कहते हैं। गेस्चरल, शरीर के अंगों का हाव भाव, शरीर का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज,
हम शरीर के अंगों के हाव भाव से भी संप्रेषण करते हैं, अपनी बात कहते हैं, जिसमें सबसे अधिकतम संप्रेषण चेहरे से होता है। चेहरे में भी सबसे ज्यादा आंखों से होता है। तो आपके शरीर के जितने भी बहिरंग हैं, जो बाहर दिखाई देने वाले अंग हैं, आंख, नाक, होठ, मुंह, ललाट, हाथ, हाथ की अंगुलियां, पांव, खड़े रहने का कमर का पोस्चर, ये सब चीजें कुछ न कुछ कहती है। तो ये एक्सप्रेस, हम कितने तरीके से अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, ये जो कितने तरीके से करते हैं, मौखिक और मौखिक में भी अलग अलग तरीके से, वर्बल और नॉन वर्बल। इस पर अपन अगली सीरीज में बात करेंगे। तब तक आप प्रोपोर्शन सोच करके रखना कि हम जो कुछ भी जीवन में बातचीत करते हैं दिन भर में, दोस्तों के साथ हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं पर भी हो, औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, शब्दों और गैर शब्दों का संप्रेषण का अनुपात क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, विशेष रूप से औपचारिक संगठन के, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल, वर्बल, नॉन वर्बल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंट्रा पर्सनल एंड इंटरपर्सनल, इन सबको आप इस चैप्टर में से पढ़ने की कोशिश करें। हैव ए गुड डे। आपका दिन अच्छे से निकले, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस को फैलने से बचाएं, खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं। सरकार जो भी निर्देश देती है उसका अच्छे से, ईमानदारी से, दिल से पालन करें, क्योंकि हमारी आदतें अलग है। नियम का पालन करना शायद आप लोग गलत मानते हैं, कमजोर होने का संकेत मानते हैं। जैसे पुलिस कहती है, ट्रैफिक पुलिस कहती है कि हेलमेट लगा करके चलना चाहिए, लेकिन नहीं लगाते हैं। वी फील प्राउड, मैंने हेलमेट नहीं लगाया। क्लास में चुप रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन नहीं रहते, बात करते हैं। जो नहीं करने के लिए कहा जाता है उसको करने में आनंद भी आता है, गर्व भी होता है, प्राउड फील करते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर कोरोना के मामले में ऐसा किया ना, तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मास्क लगा करके जाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं और दूरी बनाए रखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। कोई प्रश्न हो आपको तो आपसे मैंने पहले भी कहा, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, चूँकि अपन आमने सामने नहीं हैं, इसलिए आप हाथ खड़ा करके प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। आपके पास किताबें हैं, पूरी दुनिया आपके सामने पड़ी है, गूगल पर जाएं, ढूंढें, पढ़ें, किताबें पढ़ें। कोई भी तरह का कोई संशय है, जिज्ञासा है, प्रश्न है, आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।